गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में आपके जापान का संविधान पढ़ रहे थे और जापान के संविधान में हमने जापान की जो समिति व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा की थी कि जापान की जो डाइट की समिति व्यवस्था है उसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे और हमने पहली समिति स्थायी समितियों के बारे में चर्चा की थी और दूसरी समिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दूसरी समिति जो है हम डाइट की समिति व्यवस्था के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक है आपका डाइट की समिति व्यवस्था। इसमें हमने पहली समिति पढ़ ली थी स्थायी समितियां, दूसरी है विशेष समितियां या तदर्थ समितियां। तो देखिए विशेष समितियां या तदर्थ समितियां, विशेष समितियां या तदर्थ समितियां। विशेष समितियां या तदर्थ समितियां। तो देखिए प्रत्येक सदन में विशेष समितियां या तदर्थ समितियां भी पाई जाती हैं। तो देखिए डाइट के प्रत्येक सदन में विशेष समितियां या तदर्थ समितियां पाई जाती हैं। विशेष समितियां तदर्थ समितियां पाई जाती हैं। इन समितियों की रचना किसी विशेष कार्य के लिए की जाती है। इन समितियों की रचना किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है और कार्य पूरा होने के बाद अपना कार्य पूरा होने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं। अपना कार्य पूरा होने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक सदन की विशेष समितियों के सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक सदन की विशेष समितियों के सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक सदन की विशेष समितियों के सदस्यों की नियुक्ति उस सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखिए इस प्रकार हम विशेष समितियां जो होती हैं वो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं और हम देखते हैं कि कार्य पूरा होने के बाद में ये जो है
समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विशेष समितियां जो होती हैं वो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। और हम देखते हैं कि जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो ये स्वतः ही समितियां समाप्त हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक सदन की विशेष समिति के सदस्यों की नियुक्ति उस सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये विशेष समितियां किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इनको स्थापित किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद में ये समाप्त हो जाती है। तो हम अगली समिति की बात करते हैं। अगली समिति है संयुक्त सम्मेलन समिति। संयुक्त सम्मेलन समिति। अगली समिति है संयुक्त सम्मेलन समिति। संयुक्त सम्मेलन समिति। तो देखिए यह समिति संयुक्त सम्मेलन, यह समिति डाइट के दोनों सदनों को मिलाकर बनाई जाती है। डाइट के दोनों सदनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो देखिए डाइट के दोनों सदनों के यहां पर सदस्य हैं, दोनों सदनों के सदस्यों को, दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनाई जाती है। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनाई जाती है। इस समिति का निर्माण दोनों सदनों के बीच इस समिति का निर्माण दोनों सदनों के इस समिति का निर्माण दोनों सदनों के बीच मौजूद गतिरोध, दोनों सदनों के बीच मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए, इस समिति का निर्माण दोनों सदनों के बीच मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से संयुक्त सम्मेलन समिति में डाइट की दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर यह समिति बनाई जाती है और इस समिति का निर्माण दोनों सदनों के बीच मौजूद जो भी गतिरोध है, जो भी अवरोध है, दोनों सदस्यों के बीच मतभेद है, उसको दूर करने के लिए इस समिति का जो है निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार का गतिरोध किसी भी तरह से हो सकता है, बजट संधि या प्रधानमंत्री के निर्वाचन को लेकर। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समिति के में हम देखते हैं कि दोनों सदनों के बीच मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए इस समिति का निर्माण किया जाता है। अगली समिति है वो है संयुक्त विधायी समिति। संयुक्त विधायी समिति। संयुक्त विधायी समिति। संयुक्त विधायी समिति डाइट के दोनों सदन मिलकर, डाइट के दोनों सदन मिलकर डाइट के दोनों सदन मिलकर एक संयुक्त
विधायी समिति, डाइट के दोनों सदन मिलकर एक संयुक्त विधायी समिति की रचना करते हैं। एक संयुक्त विधायी समिति की रचना करते हैं। एक संयुक्त विधायी समिति की रचना करते हैं। इस समिति में 10 सदस्य, इस समिति में 10 सदस्य, इस समिति में 10 सदस्य प्रतिनिधि सदन से, 10 सदस्य प्रतिनिधि सदन से, 10 सदस्य प्रतिनिधि सदन से और 8 सदस्य और 8 सदस्य और 8 सदस्य सभासद सदन से, 8 सदस्य सभासद सदन से लिए जाते हैं, सभासद सदन से लिए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से संयुक्त विधायी समिति में डाइट के दोनों सदन मिलकर एक संयुक्त विधायी समिति का निर्माण करते हैं। इस समिति में 10 सदस्य तो प्रतिनिधि सदन से होते हैं और 8 सदस्य सभासद सदन से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त विधायी समिति डाइट के दोनों सदनों से मिलकर बनाई जाती है। और हम देखते हैं कि इस समिति में भी जो है डाइट महत्वपूर्ण रूप से जो है अपने कार्यों का संचालन करती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि डाइट की जो समिति व्यवस्था है, उस समिति व्यवस्था में इन 4 समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हीं के द्वारा जो है डाइट अपने कार्यों का कुशलता पूर्वक जो है संचालन करती है। तो देखिए, इस प्रकार से डाइट में इन समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन समितियों के माध्यम से ही डाइट अपने कार्यों को जो है कुशलता पूर्वक संचालन करती है। तो हमने इस क्लास में और पिछली कक्षा में भी डाइट की स्थायी समिति की हमने जो है चर्चा की थी। तो इस प्रकार डाइट में जो समिति व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में इन 4 समितियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से 4 समितियां डाइट के प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित करती हैं और डाइट में इन समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, इस प्रकार से डाइट में इन समिति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हीं के माध्यम से डाइट अपने प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित करती है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसी में डाइट में कि डाइट की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो देखिए, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, डाइट की शक्तियां और कार्य, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि डाइट की शक्तियां और कार्य क्या है। तो देखिए, डाइट की शक्तियां और कार्य, डाइट की शक्तियां डाइट की शक्तियां और कार्य। डाइट की शक्तियां और कार्य। तो देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि
जापान की डाइट की क्या शक्तियां और कार्य हैं। तो देखिए, जापान में डाइट जो है एक विधायी संस्था है। तो देखिए, जापान की डाइट मूलतः है, जापान की डाइट मूलतः है एक विधायी संस्था है, मूलतः एक विधायी संस्था है, एक विधायी संस्था है और उसे विधायी कार्यपालिका एवं न्यायिक क्षेत्र में भी निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, जापान की डाइट एक विधायी संस्था है और उसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, हम देखते हैं, पहला है विधायी शक्ति। जापान की डाइट की विधायी शक्तियां क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां तो देखिए, जापान की डाइट जो है राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। जापान की डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और एकमात्र सर्वोच्च अंग है और एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। तो देखिए, जापान की डाइट राज्य की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च अंग है और एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है कि कानूनों को उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, जापान की डाइट को विधि निर्माण के क्षेत्र में निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, जापान की डाइट को विधि निर्माण के क्षेत्र में जापान की डाइट को विधि निर्माण के क्षेत्र में निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, जापान की डाइट को किस प्रकार विधि निर्माण में शक्तियां प्राप्त। पहला है, जापान के संविधान के अनुसार जापान के संविधान के अनुसार
के अनुसार यह देश की सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है। तो देखिए, डाइट देश की सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है और देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जापान की डाइट को देश में सर्वोच्च संस्था माना जाता है और कानून निर्माण के क्षेत्र में ये एकमात्र संस्था है जो कानूनों को बनाती है। अगला है, जापान में एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण, तो देखिए जापान में एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जापान में एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण यह देश के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाती है। तो देखिए, जापान में एकात्मक शासन प्रणाली है और एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण हम देखते हैं वहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं है। तो इसलिए जापान में शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है और इसी कारण हम देखते हैं कि जापान में जो है राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कानून यही संस्था बनाती है। तो इसलिए जापान में डाइट जो है विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण इसे शक्ति प्राप्त है और ये एकमात्र संस्था है जो कि कानूनों को बनाती है। अगला हम देखते हैं, अगला है, जापान में कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, जापान में कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः डाइट ही प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक विधेयक को आरंभ करके उसे कानून का
उसे कानून का प्रारूप प्रदान करती है, कानून का प्रारूप प्रदान करती है। तो देखिए जापान में कार्यपालिका अध्यादेश जारी नहीं करती है और इस प्रकार से डाइट ही प्रत्येक विधेयक को प्रारंभ करके उसे कानून का जो है प्रारूप देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है विधि निर्माण के क्षेत्र में डाइट के दोनों सदनों को, विधि निर्माण के क्षेत्र में डाइट के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, समान अधिकार प्राप्त नहीं है, अपितु सभासद सदन की तुलना में सभासद सदन की तुलना में प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए इस प्रकार से डाइट के दोनों सदनों को विधि निर्माण के क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने चर्चा की थी कि डाइट में प्रतिनिधि सदन जो है उसके अधिकार और शक्तियां वहां पर अधिक उसे प्राप्त है सभासद सदन की तुलना में। तो जापान में डाइट में सभासद सदन को इतने अधिकार और शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी की प्रतिनिधि सदन को है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि निर्माण के क्षेत्र में सभासद सदन की तुलना में जो प्रतिनिधि सदन है उसको महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार जापान में हम देखते हैं कि डाइट के दोनों सदनों में, सभासद सदन और प्रतिनिधि सदन में, प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं, जबकि सभासद सदन को जो है कुछ भी अधिकार और शक्तियां जो है प्राप्त नहीं है प्रतिनिधि सदन की तुलना में। प्रतिनिधि सदन को सभासद सदन की तुलना में अधिक शक्तियां और अधिकार इस क्षेत्र में उसे प्राप्त है। अगला हम देखते हैं कि डाइट द्वारा बनाए गए कानून पर कार्यपालिका को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। डाइट द्वारा बनाए गए कानून पर, डाइट द्वारा बनाए गए कानून पर कार्यपालिका को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखिए डाइट द्वारा बनाए गए कानून पर कार्यपालिका को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है,
यद्यपि विधि निर्माण के क्षेत्र में डाइट सर्वोच्च संस्था है, यद्यपि विधि निर्माण के क्षेत्र में, यद्यपि विधि निर्माण के क्षेत्र में डाइट सर्वोच्च संस्था है, डाइट सर्वोच्च संस्था है, डाइट सर्वोच्च संस्था है, डाइट सर्वोच्च संस्था है, किंतु इसे संविधान की सीमाओं के अंतर्गत, किंतु इसे संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, डाइट जो है विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, लेकिन फिर भी डाइट जो है संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही इसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि निर्माण के क्षेत्र में जापान की डाइट एकमात्र जो है ऐसी संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन फिर भी कानूनों का निर्माण करने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि जापान की डाइट जो है संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही कानून बनाती है। तो इस प्रकार से विधि निर्माण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि डाइट को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त, लेकिन फिर भी डाइट जो है संविधान की सीमाओं में रहकर ही कानूनों का निर्माण करती है।